डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिवा खालिद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे एपिस्टोमोलॉजी के बारे में। एपिस्टोमोलॉजी की डेफिनेशन, इसका नेचर और इसके मेथड को हम डिस्कस करेंगे कि हम इसे किस तरीके से सोशल रिसर्च मेथड के अंदर यूज करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एपिस्टोमोलॉजी से रिलेटेड है, सोशल रिसर्च मेथड से रिलेटेड है, जो कि हमारे व्यूवर्स की बहुत डिमांड आ रही थी इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, इसलिए स्पेशली हमने अपने व्यूवर्स के लिए इस टॉपिक को आज डिस्कस करने की सोची। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एपिस्टोमोलॉजी, एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज फेयर एंड ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ द नॉलेज, स्कोप ऑफ एपिस्टोमोलॉजी, इम्पोर्टेंस ऑफ एपिस्टोमोलॉजी एंड उसके बाद जो है हम बात करेंगे कुछ कीवर्ड्स की जो कि हम एपिस्टेमोलॉजी में यूज करते हैं। So the main objective of this class is to introduce about the epistemology and to determine its nature and scope. So we will explore what is means to say that someone knows or fails to know something and how much do we, so or can we know. We will see both an etymological and traditional definition of knowledge together with a general understanding of the term to know, and we shall also briefly convert different attitudes with regards to our ability to know reality. So finally we will conclude with the importance of epistemology in human life. So firstly, we will start with the definition of knowledge, differentiate between knowledge and belief, to know the role of skepticism and adversary to knowledge, to know the role of reason and the senses in acquiring knowledge. So first, before knowing about the knowledge, we should start with the introduction of epistemology. Epistemology क्या है, इसको इम्पोर्टेंस क्या क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आते हैं। तो एरिस्टोटल जो है, इन्होंने जो उनका जो वर्क था मेटाफिजिक्स, सो एरिस्टोटल बिगिंस हिज वर्क मेटाफिजिक्स विद द ऑब्जर्वेशन दैट ऑल मैन बाय नेचर डिजायर टू नो। जो भी ह्यूमन बीइंग है उनकी जो डिजायर है वो जानने की, नॉलेज गेन करने की, सीखने की। सो ही सेड दैट ही मेंशन इन हिज वर्क मेटाफिजिक्स विद द ऑब्जर्वेशन दैट all men by nature desire to know. So Kant raises the question, what can I know? तो Kant ने इस पे क्वेश्चन रेज किया, तो क्या हम जान सकते हैं। So the drive to know is fundamental to being human. तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग, ये फंडामेंटल है, ये हमारा नेचर है कि हम चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गॉड ने हमें दिमाग दिया है, हम उससे सोचते हैं, हम चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी जो है वो ट्राइज टू फुलफिल द डिजायर, दिस टाइप ऑफ डिजायर। एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट डील्स विद द नेचर, ओरिजिन एंड स्कोप ऑफ knowledge. So epistemology focuses on our means of acquiring knowledge and how we can differentiate between truth and falsehood. एपिस्टेमोलॉजी जो है वो फोकस करता है नॉलेज को एक्वायर करने में, और हमें ये बताता है कि हम सच्चाई के और फॉल्सहुड के बीच का जो डिफरेंस है उसको कैसे जान सकते हैं। तो द टर्म एपिस्टेमोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय स्कॉटिश फिलोसोफर जेम्स फ्रेडरिक Ferrier in 1808 to 1664. It comes from the Greek word episteme. Episteme का जो वर्डली मीनिंग है वो है नॉलेज, एंड लोगोस का मीनिंग है साइंस और थ्योरी। सो एड्रेस द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट व्हाट इज नॉलेज। तो हम एपिस्टेमोलॉजी के अंदर ये जानते हैं कि नॉलेज क्या चीज है, व्हाट कैन वी नो, क्या हम जान सकते हैं, हाउ कैन वी नो इट, हम कैसे जानकारी ले सकते हैं, या हाउ इज नॉलेज एक्वायर्ड, कैसे नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, कैन नॉलेज बी सर्टेन, क्या नॉलेज सर्टेन हो सकती है, इज देयर अ डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉलेज एंड बिलीफ, बिलीफ और नॉलेज के बीच में क्या डिस्टिंक्शन है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ नॉलेज, नॉलेज का स्कोप क्या क्या है, एंड वाई do we believe certain claims and not others। यानी कुछ जो नॉलेज है जिनको कि हम गेन करते हैं, क्यों हम सिर्फ उन्हीं पे बिलीव करते हैं, बाकी पे बिलीव नहीं करते, या जिसकी नॉलेज हमें है सिर्फ हम उन पे ही बिलीव करते हैं, बाकी पे बिलीव नहीं करते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं नॉलेज से रिलेटेड वो एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आते हैं। तो बिफोर वी गो इनटू द ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ नॉलेज, वी शुड नो व्हाट टू नो मीन्स, यानी क्या हमें जानना चाहिए, इसका क्या मतलब है। सो एन एनालिसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज
knowledge has to be done to see how this term is used in everyday language. ये जो term है know to know means ये किस तरीके से हमारी जो everyday language है, हमारी जो everyday की जो भाषा है उसके अंदर किस तरीके से यूज करते हैं. जो हमारे expressions हैं, जैसे expressions such as know that, know how, know why, know him, know where and know whether, so needed to be examined in detail. So in English language the word knowledge is used in variety of senses. जो knowledge word है उसको हम variety of senses में use करते हैं. So it is used in the sense of being acquainted with और being familiar with, यानी जिस चीज को हम पहचान रखते हैं या जिन चीजों के साथ हम familiar हैं उसके बारे में हम इसको यूज करते हैं. So we commonly speak of knowing a person, यानी हम किसी को जानते हैं, उसके बारे में बात करते हैं. प्लेस, किसी जगह के बारे में, किसी चीज के बारे में. So we commonly speak of knowing a person, place or a thing in this sense. So we also use it is the sense of being aware of something, यानी हम किसी के चीज के बारे में अवेयर हों, उसकी नॉलेज हो हमें, तो हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. So sometimes it is used as an एक्सप्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल कन्विक्शन. जो साइकोलॉजिकल कन्विक्शन होते हैं उसके एक्सप्रेशन में भी हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं. तो फिलोसफर जो है गिव मल्टीपल सेंस ऑफ नॉलेज, उन्होंने नॉलेज के मल्टीपल सेंस दिए हैं, जैसे कि नोइंग दैट, नोइंग विच, नोइंग हाउ एंड नोइंग व्हाट इट इज लाइक. सो जो फिलोसफर हैं उन्होंने डिफरेंट एक्सप्रेशंस दिए हैं, डिफरेंट सेंसेस दिए हैं, मल्टीपल नॉलेज सेंसेस है जिसमें कि नोइंग डैट या नोइंग विच, या कैसे हम जानते हैं, किस तरह से जानते हैं, क्या जानते हैं, तो इन सारी बातों को इस टाइप का हम जानते हैं. नोइंग व्हाट इज लाइक, तो इसके तरह से जानते हैं. सो प्लेटो यूज द टर्म टेक्निक और स्किल फॉर नोइंग हाउ, यानी प्लेटो ने जो टर्म यूज किया है नोइंग हाउ के लिए वो है टेक्निक या स्किल, और टू डू समथिंग. एंड द टर्म एपिस्टीम फॉर ए मोर फोर्सफुल काइंड ऑफ नॉलेज. जो एपिस्टीम वर्ड यूज हुआ है वो है मोर फोर्सफुल काइंड ऑफ नॉलेज इन विच क्लेम्स दैट ट्रू और फॉल्स, जहां पे हम फोर्सफुली ये क्लेम करते हैं या तो ये गलत है या सही है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोइंग दैट एंड नोइंग हाउ, यानी ये नोइंग इसके बारे में जानना और कैसे जानना, दोनों के बीच में डिफरेंस है. सो नो हाउ यानी हम कैसे जानते हैं, इज यूज टू रेफर टू अ काइंड ऑफ स्किल और एबिलिटी सच एज नोइंग हाउ टू स्विम, यानी कैसे हमको तैरना आता है या स्विम करना आता है इसके बारे में हम जानते हैं. एंड हियर इवन इफ वन नोज व्हाट इट इज एंड ही मे नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन द रूल्स और लॉज ऑफ ए स्किल, यानी कुछ जो है लोग जानते हैं कि ये ही मे नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन द, बट जानते हैं कि ये कैसे है, व्हाट इज इट, क्या है, लेकिन उसका जो रूल है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते. वो स्किल उनके अंदर नहीं होती कि उस रूल्स को कैसे जानते हैं, क्या है, उसको एक्सप्लेन किया जा सके. तो हाउएवर जो एक्सप्रेशंस होते हैं, द एक्सप्रेशन नो दैट, यानी नो दैट के यानी हम इस बारे में जानते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट सीम्स टू डिनोट द पोजेशन ऑफ ए स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इस चीज के बारे में जानते हैं यानी हमारी स्किल है, हम नोन है इससे, हम और इसकी टेक्निक से. एंड द पर्सन हु हैज नॉलेज ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ जनरली इज एबल टू कन्वे दिस नॉलेज टू अदर्स, यानी जिसके पास ये नॉलेज हो या स्किल हो किसी भी चीज के बारे में, मान लीजिए स्विमिंग के बारे में नॉलेज है, हम स्विम कर सकते हैं, या जो ये नॉलेज है हम दूसरों को भी दे सकते हैं. सो फिलोसफर आर मेनली कंसर्न विद नोइंग दैट, यानी समथिंग इज द केस एंड इट इज in this sense of the word that a claim is either true or false, यानी हम इसके बारे में जानते हैं ये सही है या गलत. So this meaning of to know is called propositional knowledge. जो to know meaning है, to know का जो meaning है वो है propositional knowledge. तो epistemologists जो है from ancient Greek to the present have focus on propositional knowledge, that is the knowing that kind of knowledge, यानी किसी चीज के बारे में जानना. तो प्रोपोजिशनल नॉलेज जो होती है वो एनकम्पास ऑर्डिनरी परसेप्शनल नॉलेज और साइंटिफिक नॉलेज, ज्योग्राफिकल नॉलेज, एथिकल नॉलेज, मैथमेटिकल नॉलेज, रिलीजियस नॉलेज, सेल्फ नॉलेज एंड नॉलेज अबाउट एनी फील्ड ऑफ स्टडी व्हाटएवर, यानी किसी भी चीज में हमारा एक्सपर्टीज होना,
एक्सपर्ट होना, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना, ये हुई हमारी प्रोपोजिशनल नॉलेज. सो प्रोपोजिशन इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी एक डिक्लेयर कर दिया कि हम इसके बारे में एक्सपर्ट हैं, हमारी नॉलेज है मैथ्स के बारे में, हमारी नॉलेज है एथिकल नॉलेज है, हमारी ज्योग्राफिकल नॉलेज है, या किसी के पास रिलीजियस नॉलेज है या सेल्फ नॉलेज है, एंड नॉलेज अबाउट एनी फील्ड ऑफ स्टडी व्हाटएवर. सो प्रोपोजिशन इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस which purports to describe a fact, जो कि फैक्ट को डिस्क्राइब करता है, और स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी किस तरीके से ये जुड़े हुए हैं. एंड सच एज डॉग्स आर मैमल्स. अब इस पे फैक्ट्स बताना पड़ेगा कैसे, या फिर हम बोलें कि 2 + 2 = 7. तो अब प्रोपोजिशन में भी ट्रू और फॉल्स, यानी ये प्रोपोजिशन इसमें ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है. सो दैट इज इट नीड्स नॉट ओनली actually express a fact. So propositional knowledge then can be called knowing that. So statements of propositional knowledge are properly expressed using that clauses. So that using with that clauses, that that clauses. So such as he knows that Delhi is in India. So Delhi is in India. So that is the knowledge. So not all sentences are propositions. For example, what is the time? अब time क्या है? So this sentence is not a proposition because one cannot ask whether what the sentence expresses is true. यानी जो sentence कोई कंफ्यूज है अगर कि सही है या नहीं है, तो इस चीज के बारे में अगर हम कंफर्म नहीं है तो उसको हम प्रोपोजिशनल नहीं कह सकते. प्रोपोजिशंस जो होते हैं कैन बी डाउटेड इन बिलीव. तो जो प्रोपोजिशन इसमें दिए गए हैं वो उन पे डाउट हो सकता है, यकीन नहीं भी हो सकता है. सो दे आर टू बी ईदर ट्रू और फॉल्स, यानी सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं. तो हेंस दे कैन बी असर्टेड और डिनाइड. एक्सेप्ट भी किए जा सकते हैं और डिनाई भी किए जा सकते हैं. एंड सच एन असर्शन और डिनायल इज कॉल्ड जजमेंट. तो ये जो डिनायल और असर्शन है इसको हम कहते हैं जजमेंट. ऑन दिस लेवल द क्वेश्चन ऑफ ट्रुथ एंड सर्टिट्यूड अराइजेस, द क्वेश्चन ऑफ नॉलेज इज पोस्ड. तो देयर इज अ ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ नॉलेज. अब हम ये जानेंगे कि ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ नॉलेज क्या है. प्लेटो ने सजेस्ट किया कि ही सजेस्टेड दैट to know something is to believe it, यानी किसी चीज के बारे में जानना, उस पे भरोसा करना. एंड टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट अकाउंट ऑफ इट्स एसेंशियल फीचर्स. सो नॉलेज इज देयरफॉर बिलीव प्लस अंडरस्टैंडिंग, यानी नॉलेज जो है एक बिलीफ है और प्लस अंडरस्टैंडिंग है. सो द डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन प्लेटोज थिएटर्स एंड होल्ड्स दैट देयर आर 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ नॉलेज. तो 3 एसेंशियल जो कंपोनेंट्स ऑफ नॉलेज हैं वो हैं जस्टिफिकेशन, ट्रुथ एंड बिलीफ. सो प्रोपोजिशनल नॉलेज इज जस्टिफाइड, ट्रू or belief. So one implication of this definition is that just because one believes something and it turns out to be true, आदमी किसी चीज पे बिलीव क्यों करता है कि वो सच हो, and it does not mean that one knew it because belief lacks justification. तो कोई किसी चीज के बारे में यकीन करता है कि हाँ ये सही है, तभी हम उस पर बिलीव कर पाएंगे. लेकिन अगर इट डज नॉट मीन दैट वन न्यू इट, ये क्योंकि वो जानता है इसके बारे में, दैट मीन्स इट वो बिलीव करता है, तो ये इसका जस्टिफिकेशन नहीं होता. तो इसमें लैक ऑफ जस्टिफिकेशन हो जाएगा. तो बिलीव क्या चीज हुई? बिलीव जो हुआ क्राउड आवर माइंड. So we have various types of beliefs like perceptual है, scientific beliefs है, moral है, political है, theological beliefs है. तो belief is defined as a conviction of the truth of a proposition without its verification. So belief जो है वो conviction of truth of a proposition without the verification. So there are different meaning of belief that must be distinguished. So in the first sense it is to believe in, that is to trust, यानी इसमें हम भरोसा करते हैं और इसमें यकीन रखते हैं और भरोसा करते हैं. तो I might believe in my cousin while lending a loan. तो हम अपने कजिन में मैंने भरोसा करती हूँ इसलिए मैंने लोन उसको दिया. So that is I trust that he will pay it back. मुझे यकीन है इस बात का वो हमें
बैक कर देगा। तो ऑफन स्टेटमेंट ऑफ बिलीव इन दिस सेंस प्रिडिक्ट दैट समथिंग विल प्रूव टू बी यूजफुल और सक्सेसफुल इन सम सेंस, यानी कुछ चीज जो है वो प्रूव हो सकती है सक्सेसफुल और यूजफुल। सो इन द सेकंड सेंस, तो बिलीव का जो फर्स्ट सेंस है वो इस तरह का आ गया, मतलब हम किसी पे भरोसा करते हैं, वो हमारे भरोसे को पूरा करेगा, मुझे इस बात का यकीन है कि वो भरोसे के काबिल है या ट्रस्ट कर सकते हैं हम उस पे। सो इन द सेकंड सेंस क्या हुआ बिलीव का, टू बिलीव समथिंग मीन्स टू थिंक दैट इट इज ट्रू, यानी हम सोचते हैं कि वो सही है, ऐसा हमारा मानना है। तो बिलीव P is to believe P is the case. So here the cognitive content is held as true. So for example, to believe that sky is blue is to think that the proposition the sky is blue is true, यानी ये जो सोच है स्काई इज ब्लू हमारा यकीन है, तो स्काई इज ब्लू इज ट्रू, इसमें ये सच है। सो इट इज दिस सॉर्ट ऑफ बिलीव दैट डिस्कस विद रिगार्ड टू नॉलेज, यानी हमारी उसके बारे में नॉलेज है। सो मेयरली ट्रू बिलीव इज नॉट सफिशियंट फॉर नॉलेज, तो जो हमारे ट्रू बिलीव्स हैं जरूरी नहीं है वो नॉलेज के लिए सफिशियंट हो। तो मैनी जो ट्रू बिलीव्स होते हैं ऑब्वियसली डू नॉट क्वालिफाई ऑफ नॉलेज। सो इफ यू बिलीव दैट योर अंकल विल कम टू सी यू दिस इवनिंग एंड दिस टर्न आउट टू बी ट्रू, सो इट डज नॉट बिकम नॉलेज, तो ये हमारी नॉलेज नहीं हो सकती। सो बिलीव टर्न आउट टू बी ट्रू कोइंसिडेंटली बट लैक सपोर्टिंग रीजन, तो कोइंसिडेंटली ये पॉसिबल है कि अंकल आ सकते हैं, लेकिन इसमें सपोर्टिंग जो रीजंस हैं वो नहीं है। सो इफ वन हैज टू हैव नॉलेज ऑफ समथिंग, वन हैज टू हैव ट्रू जस्टिफाइड बिलीव अबाउट इट। सो नॉलेज इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिलीव एंड ओपिनियन, तो नॉलेज जो है वो बिलीव और ओपिनियन से अलग होता है। सो वी कैन बी मिस्टेकन अबाउट आवर बिलीव्स बट इन नॉलेज देयर इज नो प्लेस फॉर फॉल्सहुड। नॉलेज जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए कि हम किसी चीज के बारे में एकदम नॉलेज रखते हैं, एक्सपर्ट हैं, हमें पूरी कंफर्मेशन है कि ये चीज ऐसी है। तो इंडिया की जो कैपिटल है वो दिल्ली है, ये कंफर्म बात है, ये नॉलेज है हमारी इसके बारे में। लेकिन हमारे अंकल आज शाम को आएंगे हमसे मिलने के लिए, ऐसा हमारा मानना है। क्यों? क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, अगर पहले से हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती उसके बारे में। तो दोनों ही चीजें अलग अलग। तो नॉलेज यानी बिलीव करना, तो हम मिस्टेकन कर सकते हैं बिलीव से और नॉलेज के बीच में, यानी हमारा मानना किसी चीज के ऊपर, हमारा बिलीव एंड उसके बारे में नॉलेज होना। नॉलेज क्या हुई? हमारी अंडरस्टैंडिंग। तो दोनों चीजें अलग अलग हुई। तो विद रिगार्ड टू ओपिनियन देयर इज रूम फॉर falsehood, so as it is a hesitant asset, so for something to count as knowledge it must be true, यानी किसी चीज को अगर हम काउंट करते हैं कि ये नॉलेज है तो वो सही होनी चाहिए, मतलब कंफर्म होनी चाहिए। सो हेंस मेयर बिलीव इज नॉट सफिशिएंट फॉर नॉलेज, तो हमारा जो बिलीफ है वो नॉलेज के लिए सफिशिएंट नहीं होता, बिकॉज मैनी बिलीव्स टर्न आउट टू बी फॉल्स, तो बहुत सारे हमारे जो बिलीव्स है वो बाद में जाके वो गलत होते हैं। तो hence a second condition of knowledge is truth, so that is we know that only P is true, यानी ना जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो नॉलेज है, जो एकदम कंफर्म नॉलेज जो होती है वो ही ट्रूथ होती है। तो नॉलेज के लिए उसका कंफर्म होना यानी ट्रू होना, उसको जो सेकंड कंडीशन है वो नॉलेज की वो है ट्रूथ। तो अब आते हैं हम लोग ट्रूथ के ऊपर। ट्रूथ क्या चीज हुई? तो एज वी सॉ और एज वी डिस्कस अबव, knowledge requires belief but not all beliefs constitute knowledge। जो knowledge होती है उसके लिए belief requires होती है, but not all beliefs constitute knowledge। सारी जो beliefs हैं वो knowledge constitute नहीं करती हैं, because sometimes we are mistaken in what we believe। हम कभी कभी गलती कर बैठते हैं, जो हमारे beliefs होते हैं और हमारी knowledge में दोनों में फर्क हो जाता है। So in short, some of our beliefs are true and some of our beliefs are false। So in the process of acquiring knowledge, we get rid of false beliefs and increase the number of our true beliefs। So हम जो है, जो हमारी जो नॉलेज होती है, तो जब हमारी बिलीव्स होते हैं
उस पे हम नॉलेज एक्वायर करना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी नॉलेज होती है, जब हम उसको इस प्रोसेस में होते हैं, नॉलेज एक्वायर करने की प्रोसेस में होते हैं, तो हम लॉजिक तक पहुंचते हैं, हम ट्रुथ तक पहुंचते हैं। जो फॉल्स चीज होती है, जो फॉल्स बिलीफ होते हैं, जब वो साबित होना शुरू होते हैं, प्रूव होना शुरू होते हैं, तो उसमें से जो गलत होते हैं, जो फॉल्स होते हैं, वो अलग हो जाते हैं, और जो ट्रुथ होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ आवर ट्रू belief increases. The purpose of belief in acquiring knowledge is to describe reality as it is. जो पर्पस ऑफ बिलीव जो है नॉलेज का, नॉलेज एक्वायर करना, ऐसा मानना, जो नॉलेज का जो मतलब है वो है रियलिटी को जानना, यानी फैक्ट को जानना। सो हाउएवर सम ऑफ आवर बिलीव्स फेल टू डू दिस रोल ऑफ रिप्रेजेंटिंग द वर्ल्ड accurately and turn out to be false, and those that represent the world accurately are true or factual. So here we are assuming an objective truth. तो hence it is possible for belief to match or fail to match with reality. यानी जो हमारी beliefs हैं उसमें possibilities हैं दोनों की, वो reality से match कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं. So truth is a condition of knowledge, and if belief fails to be true, then it cannot constitute knowledge. तो जो हमारा जो truth है वो condition है knowledge की, यानी अगर knowledge है मतलब वो सही होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए, अदरवाइज जो बिलीव्स हैं वो फेल हो जाते हैं नॉलेज को कॉन्स्टिट्यूट करने से. तो हाउ एवर मेयरली बिलीफ एंड ट्रूथ डू नॉट एज येट कॉन्स्टिट्यूट नॉलेज. तो बिलीफ और ट्रूथ जो है डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट नॉलेज. फॉर दैट वी नीड वन मोर क्राइटेरियन टू बी इन्वॉल्व. तो उसके बाद हमारी क्या हुआ, यानी बिलीव और जो ट्रुथ है दोनों मिलके भी कभी कभी नॉलेज से कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो पाते हैं, यानी कंप्लीट जो नॉलेज होती है वो उस पे हम भरोसा नहीं कर, रिलायबिलिटी वहां पे नहीं निकल के आती. तो तीसरा जो पॉइंट आता है वो है जस्टिफिकेशन का. उसके बाद हमको उसको जस्टिफाई करना पड़ता है, यानी क्या नॉलेज है, क्या हमारा ऐसा मानना है, उसको जस्टिफाई करना पड़ता है. सो ट्रू बिलीव्स डज नॉट. तो अब आते हैं हम लोग समझते हैं किसको, जस्टिफिकेशन को. तो जस्टिफिकेशन में क्या जानेंगे, जो ट्रू बिलीव्स जो है वो डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट नॉलेज. जो ट्रू बिलीव्स है वो नॉलेज को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं विदाउट द जस्टिफिकेशन, यानी हमको उसके लिए भी जस्टिफिकेशन चाहिए उसको साबित करने के लिए. सो द सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर बिलीफ कंडीशन हैज टू बी appropriately related to the satisfaction of the truth condition. So genuine knowledge requires that a knower has an adequate indication that a belief proposition is true. यानी जो knower है, यानी जो आप रिसर्चर से उससे समझिए, जो रिसर्चर है जो है उसको एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए, ये बिलीव होना चाहिए कि जो प्रोपोजिशन है वो सही है. तो हेंस ओनली दोज ट्रू बिलीव्स दैट आर अराइव्ड इन ए राइट वे कॉन्स्टिट्यूट नॉलेज. तो जो सही जो बिलीव्स होते हैं, ट्रू बिलीव्स जो होते हैं, जो आफ्टर द जस्टिफिकेशन जो है, जो साबित होते हैं कि वाकई ट्रू हैं, वो ही नॉलेज को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. सो द राइट वे इज अ वे ऑफ साउंड रीजनिंग एंड साउंड सॉलिड एविडेंस टू एक्वायर नॉलेज. जो सही जो तरीका है, सही तरीके से रीजनिंग और सॉलिड जो एविडेंस होते हैं उनको जब तक हम इकट्ठा ना कर लें, उनको जस्टिफाई ना कर लें, उनको एक्सपेरिमेंट ना कर लें, तब तक हम सही फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचते. सही नॉलेज, हमारी जो स्टडी होती है वो कंप्लीट नहीं हो सकती. सो लकी गेस even if it turns out to be right or certain occasion cannot constitute knowledge. यानी हम गेस करके किसी भी नॉलेज को कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते. तो a belief is justified if it is based on sound reasoning and rock solid evidence. तो जो हमारा बिलीव है, यानी जैसा हम मानते हैं, अब हमारे जो हमारा जो रिसर्च टर्म में चला गया, हमारे बिलीफ क्या हुए, यानी हमारे जो हाइपोथेसिस है, हमारी जो इंटरप्रिटेशन है, जिनको कि हम मानते हैं ये सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, तो उनको साबित करने के लिए हम क्या करते हैं, रीजनिंग करते हैं. उसके बाद सॉलिड एविडेंस उसके लिए जोड़ते हैं, उसके बाद उसको जस्टिफाई करते हैं, टेस्ट करते हैं, तभी हमें मालूम पड़ता है कि जो हम बोल रहे हैं या जो हमारे बिलीव्स हैं वो सही है कि नहीं है. सो दिस काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन इज कॉल्ड एपिस्टेमेटिक जस्टिफिकेशन. तो इस तरीके की जो जस्टिफिकेशन होती है, जिनको हम रीजनिंग के थ्रू और रॉक सॉलिड एविडेंस के थ्रू उसको जस्टिफाई करते हैं, इसको हम कहते हैं एपिस्टेमेटिक
justification. So the justification of belief does not mean that knowledge acquires absolute certainty. Such a demand would lead to absolute skepticism. अब skepticism क्या है? अब हम लोग बात करेंगे स्केप्टिसिज्म के बारे में, क्योंकि द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ जस्टिफिकेशन इज टू इंश्योर दैट नॉलेज इज बेस्ड ऑन सॉलिड एविडेंस रादर देन ऑन लक और मिसफॉर्चून फॉर्मेशन. तो जो मिस इन्फॉर्मेशन है या उसके अलावा जो सॉलिड एविडेंस के बेस पे जो स्टडी होती है या जो नॉलेज होती है वो गेन की, उसी को ये जस्टिफाई करते हैं. सो इन समरी क्या हुआ? व्हाट वी सी इन दिस कंडीशन, इट इज दैट थॉट पासिस फ्रॉम बिलीफ टू नॉलेज. जो थॉट है हमारी वो पास हुई फ्रॉम बिलीफ से नॉलेज की तरफ. सो वन first believes and only then arrives at knowledge. So only when belief is confirmed by the truth, यानी belief जो है वो truth and justification can it become knowledge. justification के बाद ही ये knowledge हो सकती है. So therefore for a belief to become knowledge, it must correspond to reality and must be derived from valid evidence and argumentation. तो बिना इसके किसी justification के कोई भी knowledge complete नहीं मानी जाएगी. उसके बाद ही ये नॉलेज जो है वो कंप्लीट होगी. तो स्केप्टिसिज्म के बारे में हम जानते हैं. स्केप्टिसिज्म क्या चीज है? स्केप्टिसिज्म जो है जस्टिफिकेशन के बाद जो है मेन जो रीजन आया वो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आएगा वो स्केप्टिसिज्म का. तो इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ जस्टिफिकेशन जो होती है हमारी, उसके बाद बिलीव्स के बाद जो है ट्रुथ को जस्टिफाई करते हैं. जस्टिफाई करने के बाद ही हम जानेंगे कि हमारा जो नॉलेज है, हमारी जो नॉलेज है वो कंप्लीट है, क्योंकि ये रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है. इसके साथ जो है वो सॉलिड एविडेंस है, तभी हम किसी भी चीज पे बिलीव कर सकते हैं. तो अब आता है स्केप्टिसिज्म. तो जस्टिफिकेशन के बाद जो नंबर आता है स्केप्टिसिज्म, यानी इट इज नॉट ओनली द क्वेश्चन दैट व्हाट इज नॉलेज. ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है कि नॉलेज क्या चीज है, दैट disturb the human mind, but also how far human knowledge can be extended, how much do we know or can we know. यानी हम कितना जानते हैं, कितना जान सकते हैं. जो ह्यूमन बीइंग है उसकी थॉट जो है वो हमेशा वो सोचने में, खोजने में, नई नई चीजों को जानने में, नॉलेज को गेन करने में लगा रहता है. सो वेरी पॉसिबिलिटी ऑफ नॉलेज कन्फ्रंट्स एवरी एपिस्टोमोलॉजिस्ट. सो द प्रॉब्लम इज जेन्यून नॉलेज अटेनेबल एट ऑल, यानी जो जेन्युइन नॉलेज है, जो फैक्ट है, क्या हम उसको अटेन कर सकते हैं, यही एक प्रॉब्लम है. तो सम फिलोसफर जो है इन्होंने दे हेल्ड द पोजीशन दैट ह्यूमंस कैन नो एवरीथिंग और एवरी ट्रूथ अबाउट रियलिटी. उनका ऐसा मानना है कि जो ह्यूमन है वो हर चीज के बारे, हर रियलिटी के बारे में, हर सच के बारे में जान सकते हैं. सो व्हाइल अदर्स हेल्ड दैट ह्यूमंस कैन नो नथिंग. कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ह्यूमन जो है वो सब चीजें नहीं जान सकते हैं. तो सम रिजेक्टेड द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉलेज ऑन द ग्राउंड्स दैट ह्यूमन आर फिनिट बीइंग्स एंड एज दे आर लिमिटेड, सो देयर नॉलेज इज ऑल्सो लिमिटेड. तो फर्दर मोर कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज जो है दोनों के बीच का आर्गुमेंट्स जो है एंड काउंटर आर्गुमेंट्स इन फिलॉसफी लेड सम टू स्केप्टिसिज्म. तो स्केप्टिसिज्म क्या है? इट्स अ फिलोसफिकल पोजीशन which holds that possibility of knowledge is limited either because of the limitation of the mind. Skepticism यानी हमारा जो माइंड है उसमें जो possibility of knowledge है वो limited है, क्योंकि हमारा जो माइंड है उसमें उसकी limitations है. To understand the reality, यानी of understanding the reality there is a limitation in human mind. So because of the inaccessibility of its object, for example the metaphysical realities, Pyro and founded that the skeptic school and invited people to suspend judgment in order to obtain peace of mind. So the term skepticism is derived from the Greek word skeptomai. That means to look carefully, to doubt, to examine. Skeptomai का मतलब है to look carefully, to doubt, to examine. यानी there are two types of skeptics, that is absolute skeptics and relative skeptics. यानी method
skeptics. So absolute skeptics क्या हुए? Claim that no knowledge is possible at all. So however, this claim itself can be seen to be self-contradictory. For how can one know for sure that one cannot know anything? तो ये दोनों ही बातें आ गई कि कैसे ये कहा जा सकता है कि हम कोई भी चीज नहीं जान सकते, ह्यूमन बीइंग कुछ भी नहीं जान सकता, कुछ नहीं, फैक्ट नहीं जान सकता. तो फॉर हाउ कैन वन नो, ये बात कैसे सच साबित हुई कि वन कैन नॉट नो एनीथिंग, कि दूसरा कुछ भी नहीं जान सकता. सो फर्दर मोर व्हाई शुड वन बिलीव दिस क्लेम? तो हमें क्यों बिलीव करना चाहिए इस बात पे कि दैट नॉलेज इज नॉट पॉसिबल? So if no knowledge claim is to be believed at all, so relative or methodological skepticism, however, can play a useful role because it cautions us about the errors that may creep into common sense. जो errors हैं वो common sense में creep करते हैं. So in common sense and the knowledge. So in modern times, Descartes or use it as a method to arrive at the undeniable truth of cogito ergo sum. That means Descartes' methodological or tentative skepticism is based upon the fact that our senses can deceive us, and as a result, some of our beliefs may be false. तो जो कुछ हमारे बिलीव्स हैं वो गलत हो सकते हैं, बट टू पॉजेस जस्टिफाई बिलीव वी मस्ट बी एबल टू डिस्टिंग्विश ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सिटी. लेकिन कुछ तरीके की जस्टिफिकेशन के बाद, नॉलेज के बाद, कुछ एविडेंस के बाद, रीजंस के बाद हम इसको टेस्ट करके ट्रूथ और जो फॉल्स है उनको अलग कर सकते हैं. सो इन डूइंग दिस ही केम अपॉन द श्योर foundation of knowledge that at least I think, therefore I am. So from this he went on to establish many more knowledge claim of which he was certain. So later, however, he challenged these certain assumption about the self substance and causality. So showing that there is no self or substance that exists. So Kant criticals epistemology too shows that the limit of knowledge through the distinction between the phenomenal and the nominal world. तो phenomenal world क्या हुआ? The knowledge या knowable world जिसको कि हम जानते हैं. While the nominal world is unknowable world. So a similar position is held by logical positivists, and who held that what is knowable, that means the verifiable is meaningful, and that what is unknowable or unverifiable is meaningless. So skepticism is not to be outrightly rejected. जो skepticism है उसको हम reject नहीं कर सकते. So skepticism should be used as a purificatory process in obtaining the knowledge. तो skepticism जो है हम इसको एक प्रोसेस में ले सकते हैं नॉलेज को ऑब्टेन करने के लिए. तो वेरी फ्यू फिलोसफर आर एब्सोल्यूट स्केप्टिस्ट. बहुत कम फिलोसफर ऐसे हैं जो इस स्केप्टिसिज्म को यूज करते हैं. while some are methodological skeptics, they often land into two primary camps. Those who believe that knowledge is based most upon what the mind and its faculties give us or rationalists give us, and those who believe that knowledge is based more upon the what the senses that their powers reveal to us, yani empiricist. So we shall briefly outline these two positions, yani rationalist and the rationalism and the empiricism. ये दोनों पोजीशन को भी हम इसमें जानेंगे टू नो द नॉलेज. तो रैशनलिज्म के बारे में हम जानेंगे कि रैशनलिज्म क्या चीज है. तो रैशनलिज्म इज द थ्योरी विच मेंटेन्स दैट वैलिड नॉलेज हैज इट्स ओरिजिन इन रीजंस अलोन. जो वैलिड नॉलेज होती है उसकी ओरिजिन जो होता है वो रीजन से स्टार्ट होता है. यानी कोई भी जो थ्योरी है उसके लिए रैशनलिज्म रीजन का होना जरूरी है. तो एथिमोलॉजिकली द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन नाउन रेशियो मीनिंग रीजन. A philosopher who stressed the role of reason as opposed to the senses in the acquisition of knowledge are called rationalists. So according to the rationalists, our sense experiences are always elusive. हमारे जो सेंस है, एक्सपीरियंस है, वो elusive होते हैं. So the decisive
deceive us on many occasions because the objects given to the senses are always changing and fleeting. तो जो हमारे जो senses होते हैं वो हमेशा change होते रहते हैं, fleeting होते रहते हैं. तो if we are deceived on some occasion, that there is no guarantee that we cannot be deceived on other occasion. So remember the famous example. Here we can take the example of Indian philosophy of mistaking the rope of for the snake. यानी जो रोप को सांप समझ लेना. तो hence truth learned from sense perception cannot be relied upon and is thus open to correction. तो consequently such truths cannot be taken as universal and necessary. तो रैशनलिज्म जो है, रैशनलिज्म के अंदर में जो philosophical knowledge cannot be based on propositions. So rather knowledge needs proposition which are universal, necessary and absolutely valid. जो valid propositions है, universal है, necessary है, उन्हीं को ही हम knowledge के अंदर accept कर सकते हैं. तो one major epistemological debate concerning the source of knowledge is the role of sense experience in our acquisition of knowledge. So common sense hold that all our knowledge is gained through sense perception. जो हमारे sense perception है उनसे हमारी knowledge जो है वो gain हुई. So you see the things, touch them, smell them, or some of them you hear out some of them and you say to know the particular things through these senses. तो इन्हीं senses से हम कुछ चीजों को पहचानते हैं, सूंघते हैं, टच को समझते हैं, स्मेल करके समझते हैं. तो however all knowledge is not derived from the sense experience. तो sense experience से ही सारी चीजें हमको नहीं मिली हैं. तो some knowledge is derived from reason. तो कुछ knowledge जो है वो हमें रीजन से मिलती हैं, उनको हम रीजन से गेन करते हैं. तो एपिस्टोमोलॉजिस्ट हैं जो कॉल दीज टू टाइप्स ऑफ नॉलेज ए पोस्टीरियर एंड अ प्रियरी रेस्पेक्टिवली. दोनों नॉलेज को उन्होंने दो नाम दिया, पोस्टीरियर एंड द प्रियरी. तो द डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोजिशन ऑफ दीज टू टाइप्स आर एम्पारिकल प्रोपोजिशन कैन बी नोएबल बट नॉट बिलीवेबल. जो एम्पारिकल प्रोपोजिशंस होते हैं वो नोएबल होते हैं, यानी जानने काबिल होते हैं, लेकिन हम उनको बिलीव नहीं करते. लाइक प्रायोरी प्रोपोजिशन ऑफ मैथमेटिक्स, फॉर एग्जांपल 2 + 2 = 4. हियर वन नीड not engage in any factual or empirical inquiry in order to obtain this knowledge. So secondly, there is a difference in other mode of establishing them. तो एक तरफ तो हम इनकी किसी तरह की एम्पारिकल नॉलेज या फैक्चुअल नॉलेज की जरूरत नहीं हमको इसको जानने के लिए. हमारे पास मैथ्स की नॉलेज है 2 + 2 = 4. सो विद रिगार्ड टू द प्रियरी पोजिशन, वंस वी ग्रास्प द ट्रूथ ऑफ इट, सो वी डू नॉट सर्च फॉर फर्दर एविडेंस. हम जो प्रियरी हमारी जो नॉलेज है, प्रियर नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसके बारे में बात करते हैं. इसके बारे में हमें किसी तरीके के एविडेंस की या सर्च करने की जरूरत नहीं है. बट विद रिगार्ड टू द एम्पारिकल प्रोपोजिशन we need more evidence to establish their truth. लेकिन empirical propositions में अगर हम देखेंगे तो हमें more evidence चाहिए इसको साबित करने. So we learn empirical generalization and validate them through induction. For example, all crows are black. All crows are black. जो सारे जो crows हैं वो black होते हैं. So the more black crows we observe. तो इस नॉलेज तक जाने के लिए क्या हुआ, हम क्या करते हैं, जो मोर जो ब्लैक क्रोज होते हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं. सो मोर स्ट्रांगली द ट्रूथ ऑफ एन एम्पारिकल प्रोपोजिशन विल बी एस्टैब्लिश. तो एक एम्पारिकल यानी एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक प्रोपोजिशन जो है वो एस्टैब्लिश होता है. सो आवर कॉन्फिडेंस इन द ट्रूथ ऑफ एन एम्पारिकल जनरलाइजेशन इज इंक्रीज बाय द एडिशन ऑफ फर्दर इंस्टेंसेस ऑफ इट. So here mere understanding of the words is not enough, so rather knowledge can be obtained only through certain kinds of experience. तो जो knowledge है उनको हम some evidence से, some experience से, अपने experiment के through ही हम gain कर सकते हैं. ये हुआ हमारा empiricism. तो इसके अंदर जो रैशनलिज्म में जो हमारी नॉलेज होती है किसी चीज के बारे में, रीजन, उसके बारे में जानना, उसके बारे में स्टडी करना, उसके बारे में एक्सपीरियंस होना, एक्सपेरिमेंट करना, उसके बाद ही हम नॉलेज को गेन करते हैं, नॉलेज को समझते हैं. तो देयर वैलिडिटी कैन नॉट बी डाउटेड एंड रीजनेबली contradicted. अब आता है एम्पारिसिज्म. एम्पारिसिज्म क्या है? दिस इज अ डॉक्ट्रीन नेम्ड आफ्टर सेक्सटस एम्पारिसस who advocated its main principle.
So it is a view that all knowledge and all understanding have their roots in experience. यानी ये ऐसा मानना है कि जो हमारी सारी नॉलेज है, सारी अंडरस्टैंडिंग है, उसके रूट्स जो है वो एक्सपीरियंस होते हैं. यानी हम एक्सपीरियंस करके ही रूट्स जो हमारे समझने की और हमारी सीखने की जो ताकत है, या हम जो वैलिड नॉलेज देते हैं या अंडरस्टैंडिंग है, इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस. सो पर्टिकुलरली इन द एक्सपीरियंस वी ऑब्टेन थ्रू द सेंसेस. So it is in sharp contrast of rationalism. So empiricists reject priori possibilities of knowledge. So such as the knowledge claim that every event has a cause. तो जो knowledge है वो ये प्रेजेंट करती है एम्पायरिसिज्म में कि हर नॉलेज जो है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, कॉज है. तो इंस्टेड दे हेल्ड द व्यू दैट देयर इज नथिंग इन द इंटेलेक्ट that was not first in the senses. So hence prior to experience the mind was blank slate and whatever ideas we have are obtained from our contact with nature. So जो भी कुछ हमारी इसके पहले जो प्रियर एक्सपीरियंस है, माइंड वॉज हमारा एक्सपीरियंस से पहले हमारा माइंड क्या था, ब्लैंक था, स्लेट था. उसके बाद जो है हमारे आइडियाज जो हमने ऑब्टेन किए ये है हमारे कॉन्टैक्ट से विद नेचर के साथ. सो ऑब्टेनिंग फैक्चुअल नॉलेज बाय ए प्रायोरी रीजन इज इम्पॉसिबल. सो एक्सपीरियंस गिव अस फैक्चुअल नॉलेज बट नॉट लॉजिकली सर्टेन नॉलेज. सो आइडियाज आर रिसीव थ्रू सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शन. जो आइडियाज जो होते हैं वो रिसीव होते हैं सेंसेशन और रिफ्लेक्शन से. सो सेंसेशन जो है गिव अस आइडियाज ऑफ कलर्स, टेस्ट, स्मेल, वेयर एज जो रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं विद द रिगार्ड और टू द इनर स्टेट्स ऑफ माइंड. जो हमारे जो इनर स्टेट्स ऑफ माइंड के नॉलेज होती है वो हमको मिलती है कहाँ से. एक तो हमें मिलती है जो सेंसेशंस होते हैं वो हमें आइडियाज देते हैं कलर, टेस्ट और स्मेल के, और रिफ्लेक्शन से जो हमें नॉलेज मिलती है वो नॉलेज होती है इनर स्टेट्स ऑफ माइंड की. सो ऑल आवर नॉलेज कैन बी ट्रेस बैक टू एक्सपीरियंस. एम्पायरिसिज्म एज ए थ्योरी बिकेम पॉपुलर विद द ब्रिटिश फिलोसफर जॉन लॉकी. तो हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ एम्पायरिसिज्म. ही बिगेन बाय रिजेक्टिंग द कार्टेशियन एंड द थ्योरी ऑफ innate ideas. He declared that the mind at birth is a tabula rasa, that is to say a clean slate. यानी विदाउट एक्सपीरियंस जो माइंड है हमारा वो है क्लीन स्लेट की तरह से. He held that if ever there were innate ideas in the mind, then every mind would have been conscious of them. कोई भी ऐसा आइडिया होता या कुछ हमें नॉलेज होती तो हमारा माइंड जो होता उसके लिए कॉन्शियस होता. बट वी फाइंड दैट चिल्ड्रन, idiots and uneducated people no idea about such आइडियाज. तो बिना सीखे, बिना एक्सपीरियंस किए, ना बच्चों में ना जो मेंटली साउंड नहीं है उनके अंदर कोई भी अनएजुकेटेड लोग हैं तो कोई भी आइडिया नहीं होता. अकॉर्डिंग टू हिम इट मेक्स नो सेंस टू से दैट समवन कुड हैव अ थॉट विदाउट हैविंग एक्सेस टू इट्स कंटेंट्स. तो बिना किसी नॉलेज के, बिना कुछ जाने, बिना कंटेंट के किसी के पास नॉलेज होती है. सो हेंस इट इज रॉन्ग टू से दैट सर्टेन प्रिंसिपल आर प्रेजेंट इन द माइंड फ्रॉम बर्थ. यानी जो सर्टेन प्रिंसिपल होते हैं वो हमारे माइंड में बर्थ से ही मौजूद होते हैं, ये गलत है. सो आफ्टर लॉकी अनदर ब्रिटिश एम्पायरिसिस्ट फॉर डेविड ह्यूमे for whom all knowledge is constituted by sense impressions. उनका मानना था जो हमारे sense impressions है उससे सारी knowledge जो होती है वो constitute होती है. तो we can go no further than sensation. He distinguished between impressions and ideas and held that ideas are independent on the former. It is from these impression that all knowledge is obtained. Hume's theory of impression leads the skepticism, which is the direct outcome of Locke's empiricism. So this is the reason why the logical positivists or of the Vienna Circle claimed that Hume as one of their foreigners. So this is because Hume's extreme empiricism questioned that the meaningfulness of concept which do not have a foundation of experience. यानी बिना एक्सपीरियंस के हम किसी भी चीज की नॉलेज नहीं रख सकते.
तो कि बिना प्रियर विदाउट एनी एक्सपीरियंस या बिना कंटेंट को जाने हमारे पास या बिना एक्सपीरियंस किए हुए बिना एक्सपेरिमेंट किए हुए नॉलेज नहीं हो सकती। तो देयर इज सम स्कोप ऑफ एपिस्टोमोलॉजी जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो द स्कोप ऑफ एपिस्टोमोलॉजी, तो स्कोप ऑफ एपिस्टोमोलॉजी क्या है? एपिस्टोमोलॉजी इलस्ट्रेट ऑल पोटेंशियल डोमेन्स ऑफ नॉलेज वेदर इट बी रिलीजियस, पॉलिटिकल, मैथमेटिकल, लॉजिकल और scientific, ethical or psychological. So here we deal with the scope of epistemology in relation to metaphysics, logic, ethics, psychology and sociology also. So speculative philosophy embraces metaphysics and epistemology as its two branches. So metaphysics जो है studies what entities exist, क्या चीज एग्जिस्ट करती है, वेयर एज एपिस्टोमोलॉजी स्टडीज व्हाट नॉलेज इज। एपिस्टोमोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं कि नॉलेज क्या है, और मेटाफिजिक्स में क्या एंटाइटीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद आता है हाउ इट इज पॉसिबल। So there has been controversy with regard to the priority of epistemology over metaphysics. इन दोनों के बारे में जो है एक controversies है। तो Descartes, Locke and Kant held that epistemology is prior to metaphysics because investigation of the nature and limits of knowledge is necessary for metaphysical speculation regarding the nature of अल्टीमेट रियलिटी। यानी किसी भी तरीके की स्पेकुलेशन के लिए, मेटाफिजिकल जो स्पेकुलेशन है उसके लिए नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए ऐसा मानना है इन फिलोसफर्स का कि जो एपिस्टोमोलॉजी है वो मेटाफिजिकल से पहले से है। सो वेयर एज Spinoza and Hegel have first attacked metaphysical problems and thought of knowledge to be in conformity with their metaphysical conclusion. So whatever controversy, epistemology and metaphysics are logically interdependent. तो उनका कहना है जो epistemology और metaphysics है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, they are logically interdependent. So secondly, we see scope of epistemology in the field of logic. तो किस तरीके से logic is the formal science of principles. So logic क्या चीज है? It's governing the valid reasoning, whereas epistemology is a philosophical science of the nature of knowledge. तो दोनों के बीच का जो फर्क है, लॉजिक जो है वो रीजनिंग पे बेस करता है और एपिस्टेमोलॉजी जो है फिलोसफिकल साइंस ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज है। तो फॉर एग्जांपल, वेदर अ गिवन प्रोसेस ऑफ रीजनिंग इज वैलिड और नॉट or is a logical question, but the inquiry into the nature of validity is an epistemological question. तो जो इंक्वायरी हम करते हैं वो एपिस्टेमोलॉजिकल हुआ, और जो सही है या वैलिड है या नहीं है ये जो सेंस हुआ ये हो गया रीजनिंग का, लॉजिकल क्वेश्चंस हुआ। So Bertrand Russell wrote that two great engines in the progress of human society are the desire to understand the world and to improve it. ये जो दो चीजें थी, दो इंजन्स थे जो प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी में थे एज पर द बर्ट्रैंड एंड द रसेल। बर्ट्रैंड रसेल उन्होंने ये लिखा कि जो दो चीजें थी, दो ह्यूमन सोसाइटी के दो मेन जो ग्रेट इंजन्स थे, दैट वाज टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड को समझना और इसको इम्प्रूव करना, इसमें किस तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है, यानी इसके बारे में नॉलेज को गेन करना। सो दीज टू वर्ड्स ऑफ रसेल सीम्स वेरी अप्रोप्रिएट इन टुडेज वर्ल्ड। सो वी फाइंड that epistemology studies whether a belief is true or false, reasonable or unreasonable, justified or unjustified. तो epistemology की क्या मीनिंग हुई? यानी वो स्टडी करता है जो भी हमारी नॉलेज है, वो बिलीव्स हैं वो सही है कि नहीं, ट्रूथ है या फॉल्स है, रीजनेबल है या अनरीजनेबल है, जस्टिफाइड है और अनजस्टिफाइड। So in epistemology, cognitive acts of human being are evaluated and general principles are laid down for epistemic evaluation. So similar language is used in ethics. So ethics inquiries into the nature of rightness and appropriateness of human conduct and lays down general principle of good human behavior. सो जो हमारे इवेलुएट मॉरल इमोरल थिंग्स हैं, हमारे राइट और रॉन्ग एक्शंस हैं, सो देयर आर वेरियस एरियाज इन विच वन कैन एक्सप्लोर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एथिक्स एंड epistemology. So epistemology and ethics help us to understand and improve the world by giving us guiding principle in understanding the world and
इम्प्रूविंग इट, हमें प्रिंसिपल दे के, गाइडिंग प्रिंसिपल से, गाइडेंस से टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड फॉर द इम्प्रूवमेंट. सो व्हेन इट कम्स टू द रिलेशन बिटवीन एपिस्टेमोलॉजी एंड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी का जो रिलेशनशिप अगर हम जानते हैं तो क्वेश्चन अराइज इन माइंड, वेयर डज द फर्स्ट एंड एंड सेकंड बिगिन, यानी जो फर्स्ट जो था वो कब से शुरू हुआ और जो सेकंड जो है वो कब शुरू होगा. So however in modern times psychology is establishing its independence. So psychology is a study of the mind and its processes. Psychology जो है वो mind और इसके processes जो है इसको study करता है, and how these work, किस तरीके से ये काम करते हैं. So hence how psychologists study phenomena and such as perception, cognition, emotion, etc. तो ये जो साइकोलॉजी है वो अंडरस्टैंड करता है ह्यूमन माइंड के परसेप्शन को, उसके कॉग्निशन को, उनके इमोशंस को. सो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी इज हाउ माइंड वर्क, यानी किस तरीके से जो दिमाग है ह्यूमन माइंड वो काम करता है. वेयर एज एपिस्टेमोलॉजी डील विद व्हाट द माइंड वर्क ऑन, यानी क्या है जिसपे दिमाग हमारा काम करता है. सो हाउएवर द रिलेशन बिटवीन द टू इज एन इंटीमेट one, because the subject matter of psychology, that is the cognitive process of perception, memory and imagination, ये हुआ subject matter of psychology. यानी cognitive process क्या है human mind का, perception क्या है memory का, और imagination क्या है. So are the very processes involved, although in a different context. So in the subject matter of epistemology, psychology is an investigation into all mental states including the subconscious mind. तो सारे जो mental states है human mind के, psychology जो है वो उसको study करता है. Whereas epistemology में क्या करता है, it investigate only cognitive states in relation to their cognitive meaning. So in spite of partial differences, we find a partial identity of the subject matter. So which makes them interdependent sciences. So psychology and the epistemology, they are interdependent on each other. Similarly, epistemology is related to sociology. In fact, there is a special field in sociology called the sociology of knowledge. एक special field है sociology में, उसको कहते हैं हम sociology of knowledge, in which the social condition which lead to knowledge claims are studied. So जो भी knowledge जो है इसको claim करती हैं कि ये knowledge है, उसको हम study करते हैं. However, while sociology deals with these larger condition of the social origin of knowledge, epistemology is more concerned with the cognitive status, यानी that is or that's validity so of the actual claims themselves, यानी जो claims किया जाता है उसमें कितनी validity है, कितना truth है, उसके बारे में जो investigation कहाँ पे होती है, epistemology में. अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है importance of epistemology. So importance of epistemology, we quoted the Aristotle as the beginning of this class by saying that all men by their nature desire to know. हमने ऐसा मेंशन किया था कि all men जो है by Aristotle, we have mentioned in my class that all men by their nature desire to know, यानी जो हम human being है उनका ये nature है, ये fundamental है कि वो जानना चाहते हैं, उनके अंदर जानने की इच्छा होती है, हर टाइम कुछ ना कुछ नया खोजने की सोच होती है. तो दिस इज बिकॉज पीपल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड पावर ऑफ नॉलेज इन ह्यूमन लाइफ. तो ह्यूमन लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है नॉलेज की, जिससे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमारा डेवलपमेंट होता है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हम समझते हैं, इसी वजह से हम ढूंढने की, जानने की, नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं. सो वी नो फ्रॉम वेरी एंशिएंट टाइम ह्यूमन बीइंग हैव ट्राइड टू नो themselves and even the many natural and supernatural forces which confront them. So very often the common person takes for granted that what he or she perceives to be true is true. So however, closer examination about or often shows that it is not so. So epistemology जो है वो makes us aware of the power of human mind and limits of human mind. It challenges the way we think. हम किस तरीके सोचते हैं, हमारी ह्यूमन माइंड की लिमिट्स क्या हैं, इसको जो है इस बारे में हमें अवेयर कौन करता है, एपिस्टेमोलॉजी. जो हम सोच रहे हैं हमारा बिलीफ सही है या बिलीफ्स और ट्रुथ किस तरीके से रिलेशन में है, जो हमारा मानना है वो सही है या नहीं, उसका जस्टिफिकेशन हम करते हैं एपिस्टेमोलॉजी के अंदर.
The human being desire to know the world and our place in it. This search for knowledge is not merely for an academic requirement or a drive for formal correctness also. तो ये हुआ हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ एपिस्टोमोलॉजी, जिसके अंदर हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम नॉलेज को गेन करते हैं, जो नॉलेज है वो कितनी सही है, गलत है, जो हमारा बिलीव है, जिनको कि हम मानते हैं वो सही है या नहीं है. तो in this class we have attempted the preliminary idea of the epistemology by giving some etymological or traditional definition of the epistemology. By the discussing the traditional definition and length, and we endeavored to explain how the process of knowing the take place and किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से justification है, beliefs हमारे उनको हम कैसे justify करते हैं, truth कैसे मालूम पड़ता है. So we have now we are concluding that to arrive that true knowledge we need justified true beliefs. So but the definition alone will not give us an adequate idea of knowledge. So that is why we have paid a great deal of attention to the true primary sources, reason and senses. तो हमारे जो स्कैप्चुअल नॉलेज है, हमारे एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ नॉलेज, आज हमने स्टडी किया. हमारे जो आज की जो स्टडी है इसमें हमारे जो जानने लायक जो कीवर्ड्स हैं वो क्या क्या हैं. सबसे पहले तो है एपिस्टोमोलॉजी, जिसके बारे में हमने आज जाना. तो फ्रॉम जीके एपिस्टीम, नॉलेज फ्रॉम एपिस्टेने और टू स्टैंड अपॉन, टू अंडरस्टैंड, एपी अपॉन मैनी, हिस्टेने और टू स्टैंड, और लॉजी क्या हुआ, हेंस एपिस्टोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेचर, सोर्सेज एंड लिमिट्स ऑफ नॉलेज. लोगोस का मतलब हुआ रूट ऑफ ऑल टर्म्स एंडिंग द लॉजी, or such as psychology, anthropology or logic, and has many other related meanings, yani study of the something we want to know. और knowledge हुई हमारी knowledge justified true belief. So to know something is to believe it and to justify it or give an adequate account of it to prove that it is true. Skepticism क्या चीज हुआ, the term skepticism is derived from the Greek word skeptomai, meaning look carefully, to doubt, to examine, ध्यान से देखना, डाउट करना, एग्जामिन करना, that is skepticism. A priori मतलब knowledge gained or justified by reason alone without the direct or indirect influence of any particular experience. In short, it is a knowledge that does not depend on experience. यानी जो प्रायरी नॉलेज जो होती है वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड नहीं करती है, बट जो पोस्टियरी नॉलेज होती है वो कम्स फ्रॉम आफ्टर द सेंस एक्सपीरियंस. सो ऑल द टर्म डज नॉट रियली रेफर टू बिफोर और आफ्टर, हेंस इट इज अ नॉलेज द अटेनमेंट और जस्टिफिकेशन ऑफ व्हाट विच रिक्वायर्स रेफरेंस टू एक्सपीरियंस. यानी बिना एक्सपीरियंस के हम इसको गेन नहीं कर सकते. उसके बाद आता हमारा इनेट आइडिया, यानी इनबॉर्न आइडियाज विच आर नॉट प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस. दिस थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय द रैशनलिस्ट, जो रैशनलिस्ट का मानना है. आई होप कि क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी. बाकी की क्लासेस के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें ताकि ये वीडियोस मेरी जो भी नीडी जो स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंच सके. मैं कोशिश करूंगी कि आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकूं. हमारे व्यूवर्स हैं जो टाइम टू टाइम मुझसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं अलग अलग वीडियोस की, मैं उनको पूरा करने की जरूर कोशिश करूंगी. थैंक यू सो मच.